हनीफ राजा पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने बड़े सगीर में मज़ाहिया प्रोग्रामों को एक मुनफरिद और अछूता अंदाज दिया। अब से बरसों पहले जब हनीफ राजा ने एनटीएम की इंतजामिया के सामने अपने नए प्रोग्राम कैसा का मरकजी ख्याल पेश किया तो किसी के वहमो गुमान में भी न था कि ये प्रोग्राम एक संगे मील साबित होगा। अदाकारों को हुलिया बदल कर अवाम के सामने खड़ा कर देना और अवाम का उनको ना पहचानना नाजरीन के लिए एक दिलचस्प और चौंका देने वाला तजर्बा था, जिसे बहुत बहुत पसंद किया गया। अपने करियर के दौरान हनीफ राजा ने जो काम भी किया मुनफरिद किया। यही वजह है कि आज अपने फन से प्यार करने वाला ये सच्चा फनकार एक लेजेंड की हैसियत रखता है। बी ऑनेस्ट विद सहर में आज के मेहमान हनीफ राजा। मैं जिससे बोलता था वो मना कर दिया करता था, वो कहता यार ये समझ में नहीं आ रहा प्रैंक क्या चीज़ है, क्या होगा इसमें। मैंने कहा यार हम कैमरा छुपा देंगे। नहीं यार झगड़ा हो गया तो क्या होगा, कैमरा तो छुपा हुआ होगा और हम नहीं यार कोई अपने इमेज के लिए कॉन्शियस हो गया। मैंने सज्जाद अली से जब डिस्कस किया तो पहले तो सज्जाद खामोश बैठे रहे, फिर मैं समझा यार ये भी मना कर देगा। फिर कहने लगे बहुत अच्छा आइडिया, किसी को बताना नहीं तुम अभी, अच्छा चोरी हो जाएगा। कभी किसी हीरोइन से मोहब्बत हुई आपको? हीरोइन मोहब्बत के बाद वो हीरोइन बननी चाहिए। सोशल मीडिया क्या चीज़ है, बेलगाम घोड़ा तो सब बोलते हैं इसको, वो सही बोलते हैं। बेलगाम घोड़ा भी है, ये एक ओपन फोरम है, कोई भी इसमें आए अपना टैलेंट शो करे, अच्छा लगेगा तो याद रहेगा, नहीं अच्छा होगा तो लोग भूल जाएंगे। अभी जैसे आपने शुरू में बात की प्रैंकस्टर्स की कि वो आप ही के अल्फाज हैं कि वो फुटप्रिंट पे मेरे चल रहे हैं, चलिए थैंक यू वेरी मच आप ऐसा समझती हैं तो। लेकिन देखिए वो मशहूर ज़रूर हो गए लेकिन उनकी शोहरत का सिलसिला कहाँ से जुड़ रहा है, अपने बलबूते पे तो नहीं हुए ना मशहूर। भाई मेरी जितनी भी शोहरत हुई जो भी है, कम ज़्यादा अच्छी बुरी, वो मेरी अपनी शोहरत है। मेरा कोई इरादा नहीं था कि कमर्शियली मैं इस फील्ड में आऊँ, प्रोफेशनली मुझे आना ही नहीं था। अच्छा। हाँ जी, मैं नहीं चाहता था, मैं तो स्केचेस वगैरह बना रहा होता था, तो मुझे मुसव्विर बनने का ही शौक़ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सालिहा सहर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी पॉडकास्ट बी ऑनेस्ट। आज जो मैं बी ऑनेस्ट में बात करूँगी, मेरे साथ एक हैं राजा। मेरे साथ जो राजा मौजूद हैं हनीफ राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हनीफ भाई क्या हाल है? आप बताइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें कि आपसे मिलकर इस कदर खुशी है मुझे, क्योंकि आपके काम वैसे भी देखते हैं लेकिन आपको देखकर सारे प्रोग्राम जो है ना रिकॉल हो गए मुझे कि किस तरह आपने काम किया है, माशाल्लाह। मैं जल्दी से पहले ये सवाल कर लूँ क्योंकि अक्सर मेरे जहन में ये रहता है कि जो आजकल काम हो रहा है सारे आपके ही फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं प्रैंक के नाम पर, लेकिन क्या जो प्रैंक के नाम पर काम हो रहा है आप उससे मुतमईन हैं? नहीं देखिए, इसमें मुतमईन या ना मुतमईन होने वाली कोई भी बात नहीं है। जो इस सवाल आपने किया है, इस सवाल का मैं बहुत जवाब दे चुका हूँ, और जब से लोगों ने प्रैंक करना शुरू किया, और अक्सर मतलब राय यही है जो आप कहती हैं, वो राय ये है कि यार ये जो प्रैंक हो रहे हैं ये किस तरह के हो रहे हैं, ये कॉपी तो आपको कर रहे हैं। जैसा आपने फरमाया, मैं तो इस काबिल नहीं समझता, आपने कहा आपके फुटप्रिंट पे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई नक्शे कदम पर चल भी रहा है तो उसको सोचना चाहिए ना कि हम जिस नक्शे कदम पर चल रहे हैं उसने जो अपना नक्शे पात छोड़ा है वो उसकी तासीर क्या थी और हमारी तासीर क्या है। तो अगर उसकी तासीर अच्छी होती तो ऐसी राय आप अभी ना दे रही होती उनके लिए। आप कहती हैं वो तो आपसे भी उम्दा हैं, बहुत अच्छे हैं, और मेरी दुआ है कि वो उम्दा करके करें। लेकिन जब आप किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो पहली बात तो ये कि आप उसका नाम लें, उसका बताएं, ठीक है ना। आपकी बदनीयती यहीं से शुरू हो जाती है जब आप नाम छुपाना शुरू कर देते हैं। वो एक साहब हैं मौसूफ, वो करते रहते हैं, उन्होंने स्टार्ट किए, मेरे सारे प्रैंक्स उन्होंने दोबारा से कर दिए। चलें कोई बात नहीं, दुनिया करती है, बहुत सारे लड़के कर रहे थे और कर रहे हैं, कोई बात नहीं। वो इंटरव्यू में मैंने कभी उनसे नाम नहीं सुना, ये मैंने महसूस नहीं किया, ये लोगों ने महसूस किया। उन्होंने कहा वो घुमाता है बात को, वो आपका नाम नहीं ले रहा होता। मैंने कहा देखिए यही उसकी हार है, आप जब मुझे बता रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि करोड़ों लोग महसूस कर रहे हैं ये बात, ठीक है। उनसे किसी ने कहा एक टीवी शो के इंटरव्यू में, और वो मैंने भी देखा इत्तेफाक से,
उसने कहा कि आप जो प्रैंक कर रहे हैं, ये प्रैंक तो हनीफ राजा ने शुरू किए हैं पाकिस्तान में, और ये तो उन्हीं का खासा है। कैंडिड कैमरा को उन्होंने पाकिस्तानी वर्जन में लाके अपनी सकाफत में मोल्ड करके उन्होंने किया, और ये सारा मेरा फॉर्मेट था। ये जो सेलिब्रिटीज़ को मेकअप गेटअप करा के सेलिब्रिटीज़ के साथ प्रैंक करना मैं खुद करता था, अवाम के साथ प्रैंक करता था, मैं खुद अपना गेटअप करके प्रैंक करता था। तो ये सारे फॉर्मेट, फिर उसमें एक पैरोडी होती थी, फिर उसमें बड़े बड़े स्टार्स से मैंने प्रैंक भी करवाए, उनके साथ भी प्रैंक किए। अब उसमें एक लंबी फहरिस्त है, जैसे आप रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले बता रही थी उनका अदनान सिद्दीकी का। जी मैं बिल्कुल पूछूंगी, अदनान सिद्दीकी का भी पूछूंगी, सज्जाद अली का भी पूछूंगी। आपने मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है। अदनान सिद्दीकी, सज्जाद अली, मिशी खान, जुनैद जमशेद, अमजद साबरी, और मैं किस किस का नाम लूँ, फिल्म स्टार्स में रंगीला साहब, अच्छा बुशरा आपा कभी मैंने बुशरा देखा था अंसारी उनके दरवाजे साहिबा, पे। जी बिल्कुल 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 बुशरा अंसारी साहिबा, और अल्लाह भला करे आपका मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, और इजहार काजी साहब, गुलाम मोहिउद्दीन, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो मैं बात ये कर रहा था कि उनसे पूछा कि भाई आप अगर उनको कॉपी आप उनको कह रहे नहीं, वो मैंने ज़रा कुछ चेंज किया है। तो उसको भी गुस्सा आया, जो होस्ट था, ज़ाहिर झूठ बोल रहा है उसके मुंह पे। उसने कहा कि आपने क्या चेंज किया है? कहने कि वो हनीफ राजा साहब पाकिस्तान में प्रैंक करते थे, मैंने प्रैंक जाकर किए हैं सिंगापुर में, बाहर पाकिस्तान से बाहर। मैंने कहा इस बेवकूफ़ आदमी को ये जवाब देना चाहिए था आपको कि भाई मेहदी हसन साहब का गाना अगर आप जाके ऑस्ट्रेलिया में गा दें तो वो क्या आपका हो जाएगा? वो तो मेहदी हसन साहब का ही रहेगा ना, साहब का ही रहेगा। तो इस जवाब पे मुझे डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब जो हमारे राइटर हैं पाकिस्तान के बहुत उम्दा, उन्होंने भी बड़ी दाद दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा जवाब था। तो कहने का मतलब ये है सहर साहिबा के जब आप किसी से सीख रहे हो ना, उसका बहुत एहतराम के साथ, अदब के साथ नाम भी लें और मेंशन भी करें, वरना मेरे ख्याल से अब मैं एक नतीजे पे पहुंचा, उसने बहुत अच्छा किया मेरा नाम नहीं लिया। नाम ना लेने से लोगों ने ज़्यादा नाम लेना शुरू कर दिया, जो क्राउड ने, काम पब्लिक ने लेना शुरू किया। तो वो नाम ले देता तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाती। तो अब कर रहे हैं लोग, कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। अब मैं अपने मुंह से बार बार बोलूं मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बताइए आपने क्या क्या देखा और आप क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा, जिस तरह आपने प्रैंक तो बहुत सारे लोगों के साथ किया, बड़े बड़े नामों के साथ किया, लेकिन मैंने आपका एक क्लिप ये देखा आपके यूट्यूब चैनल पे कि अदनान सिद्दीकी को आपने ट्रैफिक पुलिस में जो कांस्टेबल जो बनाया, और फिर अदनान सिद्दीकी साहब का भी काम माशाल्लाह। अदनान सिद्दीकी ने बहुत अच्छा किया, बहुत उम्दा, हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा। और मैं भी इस शूट पर दूर से बैठा हुआ पूरा वॉच कर रहा था, मेरे कान में हेडफोन लगा होता था, ठीक है ना, और वो कॉर्डलेस माइक होता था अदनान के लगा हुआ, ठीक है, या किसी भी कैरेक्टर के। तो जब वो एक ओरिजिनल पुलिस इंस्पेक्टर आ गया वहाँ पर, ट्रैफिक कांस्टेबल, उसने कहा तुम्हें यहाँ ड्यूटी पे लगाया किसने? वो उसी इलाके का था, उसी चौकी का। अच्छा। तो अदनान घबरा गया, वो मुझे देख रहे हैं, मैं पीछे गाड़ी में बैठा था, मैं गाड़ी में और नीचे होकर छुप गया। मैंने कहा ज़रा तफरी तो लें ना। तो हमने तो इस तरह प्रैंक किया, और बड़ा मतलब सारी चीज़ें अपनी थी। सिर्फ एक बेसिक आइडिया हमने उठाया था, कैंडिड कैमरा, वो मैंने उठाया था, मैंने अमेरिका में देखा था। 91 में मैं पहली दफ़ा अमेरिका गया था, वहाँ मैंने देखा। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो उनकी सकाफत में होता है वो हम कर नहीं सकते। फिर उनका होता था सारा पेड, वो पैसे दे के करते थे लोगों के साथ, और उनके तो बहुत सारे कानूनी मसाइल भी होते हैं ना, तो वो लिखवा भी लिया करते थे कि जी ये हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने कहा हम ऐसा करें क्यों कि कोई कानूनी प्रॉब्लम आए। हम तो हल्का फुल्का सा मजाक करते थे। मिसाल के तौर पे उनका मजाक ऐसा भी होता था कि किसी आदमी के पास गन लेके कोई आदमी पहुंच गया, अभी हम पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते, यहाँ तो ओरिजिनल लेकर आ जाता है गन। हकीकत है, खौफ है, लोगों में खौफ है। तो मैंने उसका जो बेसिक कंटेंट था ना वो ये रखा कि हंसी आनी चाहिए, खौफ नहीं आना चाहिए, या कोई बदतमीजी नहीं। मैं बहुत छोटे बच्चों के साथ कोई ऐसा मजाक नहीं करने देता था, अपनी टीम को भी, किसी को भी, और ख़वातीन के साथ हम नहीं करते थे। आम चलती फिरती ख़वातीन से कोई मजाक नहीं, और बुज़ुर्गों से कोई मजाक नहीं, बस। और ऐसा मजाक होना चाहिए जो मैं अपने घर में टेलीविज़न पे अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकूँ, ऐसी ज़बान होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात, इसी का फुकदान मैं आजकल देख रही हूँ हनीफ भाई। अच्छा ये बताइए कि सज्जाद अली वो कैसे राज़ी हो गए ये अज़ारबंद जो है वो बेचने के लिए? ये राज़ी किस तरह हो गए? क्योंकि उनकी फील्ड बिल्कुल अलग, और उनको इस तरह से ये मैं समझ नहीं पाई कि किस तरह आपने राज़ी किया। सज्जाद जो है ना वो एक क्रिएटिव आदमी है, सज्जाद अली खुद, और वो मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा दोस्ती मेरी इस तरह हुई, वो तो खैर सुपर स्टार थे माशाल्लाह उस वक्त से, जब सिल्वर जुबली हिट हुआ था और
हमें तो, मुझे तो पता भी नहीं था। उनका बेबी आ चुका था? नहीं। अच्छा। वो हिट जब से थे। अच्छा। सिल्वर जुबली जब हमने प्रैंक करवाया, बेबिया सुपर हिट था। अच्छा। हाँ, बेबिया सुपर हिट था। एक गाना और, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, बिल्कुल वो सुपर हिट था उनका, सज्जाद का गाना। लेकिन मेरी दोस्ती उनसे इस तरह हो गई थी कि मैं भी शोज करता था और ये शोज में आते थे, तो ये तो सुपर हिट थे। मेरा तकरीबन कह सकते हैं टीवी की तरफ से मेरा नया स्टार्ट था। इससे पहले मैं शोज वगैरह तो कर ही रहा था काफ़ी अरसे से। तो सज्जाद से बड़ी जल्दी मेरी दोस्ती भी हो गई और सज्जाद मुझे लाइक भी करते थे, मेरी कॉमेडी को बड़ा एंजॉय करते थे। उनका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है सज्जाद अली का। खैर, जब मैंने ये आइडिया डेवलप किया तो मैंने कहा यार किसको बोलूँ। मैं जिससे बोलता था वो मना कर दिया करता था। वो कहता यार ये समझ में नहीं आ रहा प्रैंक क्या चीज़ है, क्या होगा इसमें। मैंने कहा यार हम कैमरा छुपा देंगे। नहीं यार झगड़ा हो गया तो क्या होगा, कैमरा तो छुपा हुआ होगा। और हम नहीं यार, कोई अपने इमेज के लिए कॉन्शियस हो गया। मैंने सज्जाद अली से जब डिस्कस किया तो पहले तो सज्जाद खामोश बैठे रहे, फिर मैं समझा यार ये भी मना कर देगा। फिर कहने लगे बहुत अच्छा आइडिया, किसी को बताना नहीं तुम अभी, अच्छा, चोरी हो जाएगा और मैं करूँगा। और फिर जब सज्जाद ने किया तो बहुत उम्दा किया। तो मैं हमेशा सज्जाद का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जब सब लोग डर रहे थे, किसी की समझ में ये बात आ नहीं रही थी कि प्रैंक चीज़ क्या है, तो सज्जाद अली वाहिद शख्स थे जिन्होंने इसको माना, एक्सेप्ट किया और परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। सज्जाद के बाद मेरे ख्याल में दूसरा जो शख्स था वो थे अली हैदर, सिंगर हमारे अली हैदर जो अमेरिका चले गए और आते जाते रहते हैं पाकिस्तान में। अली हैदर से हमने फूल बिकवाए थे, फूल वाला बनाया था। अली हैदर को फूल वाला बना के मैं ले गया खातून पाकिस्तान कॉलेज, जो कि कराची में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के सामने, ठीक है ना। वहाँ पर क्योंकि अली हैदर की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी ना लड़कियों में, मेकअप वेकअप कराया। मैंने कहा यहाँ देखते हैं कोई पहचानता है नहीं पहचानता, और ये आइडिया मेरा क्लिक कर गया। अली हैदर को पहले तो लड़कियों ने यूँ देखा और उसके अली हैदर, और जो वहाँ जो एक जमघटा लग गया और रश हो गया। वो मैंने क्लिप में भी एडिट करा के लगवाया था, वो देखिए। और बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज़ होते थे। जुनैद जमशेद ने अपना पहला बुटीक शुरू किया था जमजमा पे कराची में। तो एक आइडिया मैंने जुनैद की टीम को अपने साथ मिलाया मैंने, और अंदर कैमरे लगा दिए, ठीक है ना। रमज़ान में जुनैद शाम में ज़रा लेट आते थे, तो उससे पहले कैमरे लगा दिए। इफ्तार के बाद हमने क्या किया, जब जुनैद आ जाते थे अपना हिसाब वगैरह करवाते थे, क्या क्या सेल हुआ, क्या जो भी होता है, वो मालिक ऑनर थे उसके। तो उसके बाद मैंने एक बच्चे को भेजा अंदर। अब उस बच्चे ने वाइट शर्ट पहनी हुई थी। अंकल मैं आपके गाने बड़े शौक से सुनता हूँ और एक ऑटोग्राफ यहाँ दे दीजिए प्लीज़। उसने दे दिया। एक यहाँ दे दीजिए, 2 यहाँ आस्तीन पे दे, 6 पीछे दे दीजिए। अच्छा बेटा अच्छा। वो अब जुनैद कह रहा है बच्चा है यार, इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। शर्ट भर गई उसके ऑटोग्राफ। थोड़ी देर के बाद मेरे कैरेक्टर थे पुरदिल खान साहब, वो भी हमारे दोस्त थे, पठान थे। अच्छा। और बड़े बारोब पठान थे वो पुरदिल साहब, आवाज़ भी भारी थी। तो पुरदिल साहब को मैंने उनके साथ भेज दिया, बच्चे के साथ। अब वो अंदर गया, जुनैद जमशेद कौन है? वो कह रहा मैं हूँ। जी बोलिए। अव्वल तो उसको हैरत हुई कि कौन आदमी जो जुनैद जमशेद का नाम लेके कह रहा है कौन है? पूरा पाकिस्तान जानता था माशाल्लाह जुनैद को। ये आपने क्या किया है बच्चे की कमीज के साथ? उसने कहा मैंने ऑटोग्राफ दिया है। ऑटोग्राफ किस बात का, क्या किया तुमने? तुम इंजीनियर है, जहाज उड़ाता है, क्या करता है तुम? उसने कहा नहीं मैं आर्टिस्ट होगा, अपने घर का होगा। तो इसका बच्चे का शर्ट क्यों खराब किया है? अभी इसके बदले 5-6 शर्टें दो हमको। वो झगड़ा, वो बड़ा बहुत मजे का प्रैंक था। देखिए ये क्या चीज़ होती है, ये नुदरत होती है आपके आइडियाज़ की। जब आपके आइडियाज़ में नुदरत होती है ना, आपके अंदर कोई तख्लीकी सलाहियत होती है, आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, टैलेंट सलाहियत अपना रास्ता खुद बनाती है, वो खुद ब खुद रास्ता बनता चला जाता है। जिस प्रोडक्शन हाउस से मैं ये कर रहा था ना कैसा प्रोग्राम, हमें पता भी नहीं था ये ऑन एयर होना भी या नहीं होना, क्योंकि NTM जो था वो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट नेटवर्क चैनल था, बिल्कुल पहला। और टीवी का क्या बूम था। और जब NTM आया तो वो उस वक्त टीवी के सामने, पाकिस्तान PTV के सामने, वो ज़रा मॉडर्न चैनल लगा, क्योंकि उसमें ज़रा थोड़ी सी लिबर्टी थी, थोड़ा सा खुली डुली बात उसमें थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती थी, सेंसर वहाँ भी था। लेकिन वो टीवी की बनस्बत लोगों को मॉडर्न लगा, तो उसकी बहुत व्यूवरशिप थी। तो हम तो लाइन में लगे हुए थे, पता भी नहीं था कि ये चलेगा भी नहीं चलेगा। उस प्रोडक्शन हाउस से 2-3 चीज़ें और बन रही थी। तो मैं शूट के लिए परसों, हनी भाई परसों करेंगे। अच्छा, अब मैं पहुंच गया। एक लड़के की टीम बना, टीम क्या, एक लड़का मेरे साथ था अरशद, वो मेरी टीम था बस।
और जूते का जो खाली डब्बा होता है ना, उसमें उसने प्रॉप्स रखे हुए थे, मतलब कब पेड़ चाहिए वो, बस चलें जी शूट पे, हाँ जी चलें। एक छोटा सा कैमरा उठाया, वो वाले प्रॉप्स उठाए, चलें जी। मतलब ये बेसरो सामानी का ये आलम था। लेकिन आप जब भी अपना कोई भी काम करें ना, तन्हाई में भी कर रहे हो, जब आप अल्लाह की इबादत करते हैं, अकेले होते हैं ना, कौन देख रहा होता है? अगर 2 सजदों की बजाय आप एक करके सलाम फेर लें तो कौन सी पुलिस आ जाएगी? कोई भी नहीं, पता तो किसी को भी नहीं। मगर आप अपना फर्ज पूरा करें, ऐसे ही आपकी जॉब है, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो जी। आप प्रोफेशनलिज्म के तहत अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड देते हुए पूरा काम करें, अपना 100% दें। तो मैं उसमें 100% मैं दे रहा था। ये उसी की वजह है कि वो एक तारीख साज प्रोग्राम है, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हनीफ भाई बहुत प्यारी बात अपने बातों के दौरान की और शायद आपको पता भी नहीं चला। हालांकि हम जिसका जिक्र कर रहे हैं ये बड़ी पुरानी यादें हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसका क्रेडिट यकीनन आपने उस वक्त भी उनको दिया होगा और आज भी आप उसी तरह अदनान सिद्दीकी को, सजाद अली को, अली हैदर को, सबका बहुत शुक्रिया, आप मेरे दोस्त उसी तरह से आप वो करें जैसे अभी कल ही काम हुआ है। यही फ़र्क है कि जिस तरह हमने कहा कि ये प्रैंक आपने जो है इसकी इजाद की पाकिस्तान में, और जो आपके फुटप्रिंट पर चलते हैं वो क्रेडिट नहीं देते। यही फ़र्क है जो आप में और मैं जो आजकल के लोगों को देख रही हूँ। खैर, जिसका जो बनता है देना चाहिए, ये तो आपकी अपनी तरबियत और ज़र्फ़ की बात है। बिल्कुल। अच्छा नहीं भाई, थोड़ा सा मैं अब इस तरफ आऊँगी आपकी। किस तरफ? इसी सोफे पे? थोड़ी सी आपकी पर्सनल ज़िंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो बात थोड़ी सी दुखी है, जब भी हम जिक्र करेंगे दुखी कर जाता है। आपकी शरीके हयात, मैंने आपके बेटे की शादी की वीडियो देखी थी। आप यकीन करें कि देखने वाले ने भी वहाँ पर उनकी वालिदा की कमी को महसूस किया था। ऐसा आपकी मैं फॉलोवर हूँ, व्यूअर हूँ, बिल्कुल मुझे पसंद है आप। मेरे हस्बैंड आपको बहुत पसंद करते हैं, और जब मैंने बताया कि आज मेरी उनसे मुलाकात है तो वो थोड़ा अफसोस भी कर रहे थे कि मुझे ऑफिस जाना है। तो मैंने कहा नहीं, तुम वहीं सही हो, मैं देख लूँगी अनीफ भाई को। अच्छा अनीफ भाई, तो जिस तरह मैंने कहा भाभी की कमी महसूस हुई, जब मुझे हुई तो आपको और आपके बेटे को तो बहुत ज़्यादा हुई होगी। कितना अरसा उन्होंने ये फ़ाइट की जो कैंसर था, और किस तरह अकेले खड़े थे, या उस वक्त भी आपके वो दोस्त जो आपको कहते थे कि हम आपके दोस्त हैं और हम आपके साथ हैं, क्या उस मुश्किल में अपने दोस्तों को अपने इर्द गिर्द अपने साथ खड़ा पाया? देखिए, मेरा मिजाज ज़रा डिफरेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि आपको जो कुछ भी मिलता है ना, और अगर आप अल्लाह पे बिलीव करते हैं, वो आपको मिलता आपके मिजाज और आपकी नीयत के बलबूते पर है। तो मेरा मिजाज कुछ इस तरह का है कि मैंने कभी भी किसी से भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए कि मैंने किसी से कोई 1 रुपए की भी हेल्प मांगी हो, या मुझे ज़रूरत भी पड़ी, शुक्र है ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। जब मेरी वाइफ को डायग्नोस हुआ कि जी इनको कैंसर है, उनको था ओवेरियन कैंसर, ओवरी का कैंसर, ठीक है ना, जो फीमेल में बड़ा आम है, ठीक है ना, ब्रेस्ट कैंसर, अल्लाह पाक सबको महफूज, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो उनको जब ये डायग्नोस हुआ तो वो खुद भी बेचारी जिसके ऊपर गुजर रही है उसके क्या हालत होगी, वो खुद बहुत परेशान थी। और आप ये समझ लें कि जिस घर में ये इतला मिलती है उस घर में एक तरह से एक बम गिर जाता है। जी बिल्कुल, क़यामत का मंजर होता है। अब कुछ चीज़ें मेरी ये समझ में नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मशवरा आधा आधा दे रहे होते हैं, बहुत तमाम डॉक्टर्स नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स। अब एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना फला इंजेक्शन लगेगा इनको, और वो इतना महंगा इंजेक्शन है, वो लाखों का था, 3.5-4 लाख का उस वक्त। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले लगा लें आप साहब, आज डबल कर लें आज, ठीक है ना। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। तो बाद में मैंने कहा कितने, कहने लगे ऐसे शायद 2-3 की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसी कंडीशन में तो आदमी ये सोचता है ना कि जो भी हो वो करके देना है, तो वो मैंने किया। अब एक मेरे पास प्लॉट था एक, तो वो मैंने उसको बेच दिया। मैंने कहा यार इलाज करवाना है, और मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी से बोलूँ कि भाई पैसे चाहिए या ये, मुझे ज़रूरत भी नहीं है ऐसी कोई, मैंने वो बेच दिया। जब वो बेच के इलाज करवाने लगे तो फिर बाद में पता चला किसी और ने कहा कि नहीं ये इंजेक्शन एक दफ़ा चाहिए, फिर इसके बाद 1-1.5 साल बाद चाहिए। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब पूरी बात बता देते, उन्होंने तो ऐसे बताया कि जैसे ये पता नहीं हर 2-3-4 महीनों के बाद चाहिए होगा। तो एक तो ये झटका लगा, खैर कोई बात नहीं। और मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ इतना था कि मैंने उनका
अपने लेवल पे आगा खान में, लियाकत नेशनल में मैंने खुद इलाज कराया। अच्छा, मैंने जब उनके इंतकाल की खबर नशर हुई टीवी पे भी, लोगों को एक दूसरे से भी पता चला, तो बहरोज़ भाई का फ़ोन आया, बहरोज़ सब्ज़वारी भाई का। उन्होंने कहा कि यार तुमने कभी बताया भी नहीं कि तुम्हारी वाइफ को ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा बहरोज़ भाई, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि ऐसा ना हो कि टीवी पे मैं बताऊं तो लोग ये समझे कि शायद इनको कोई ज़रूरत है, इनको इसको शायद पैसे चाहिए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं था, इसलिए मैंने किसी से जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा शाबाश, ये तो बहुत अच्छा किया। तो बाकी यह है कि पैसा आनी जानी चीज़ है, लेकिन उसकी कमी बहुत महसूस होती है। कोशिश अपनी पूरी की, बाकी अल्लाह मालिक। आज भी मिस करते हैं? यस, क्यों नहीं, वो तो हमेशा आप अपने मेरी उनकी 23 साल की रफ़ाकत थी, तो उस 23 साल में मतलब ये कि जाहिर है कि उसने जिस तरह मेरा ख्याल रखा। और अच्छा, जब हम इंसान असल में इस तरह की फितरत का है कि जब वो किसी चीज़ की कदर कब करता है, जब उसके पास होती नहीं है या उसके पास से चली जाती है। तो कदर तो मैं उनकी ज़िंदगी में भी उनकी करता था, लेकिन उनके जाने के बाद महसूस हुआ कि यार पूरा घर वो चला रही थी। लगता एहसास नहीं होता उस वक्त ना, बिल्कुल एहसास नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाभी के दर्जात बुलंद आमीन सुमान, और जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात आमीन सुमान सुमान। ये खाना ऐसा है कि ना कोई पुर नहीं कर सकता, और बच्चे जो जाहिर से वालदा की जो जगह है। हाँ, यहाँ मैं बच्चों का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा अपने। मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा बेटा है, छोटी बेटी। अच्छा। तो जब उसको ये शुरू हुआ था ना सिलसिला उसका, तो उस वक्त मेरी बेटी ए लेवल्स कर रही थी या ओ लेवल्स में थी। बेटे का एडमिशन हो गया था IBA में, वो पढ़ना शुरू हुआ था। तो जब उसकी डेथ हुई है उस दिन बेटी का फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया, MBBS किया माशाल्लाह मेरी बेटी ने। तो उसका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया तो वो इतनी खुश भी थी और रो भी रही थी। कहने लगी मम्मा की दुआएं कि देखें कि मेरा ये जो है फर्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो गया। तो बच्चों को फिर मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा देखो ये तो नेचुरल चीज़ है, हर आदमी को कमी महसूस होती है, रोता है हर इंसान, और आना भी चाहिए। जो लोग रोते नहीं है इसका मतलब है उनमें कोई कमी है, क्योंकि ये तो नेचुरल आपकी फीलिंग्स है ना, एटीट्यूड्स हैं आपके नेचुरल, ये होना चाहिए। मैंने कहा बेटा लेकिन वो वापस नहीं आई, कोई भी जाने वाला, तो आहिस्ता आहिस्ता दिल पक्का करो, वक्त के साथ साथ होगा। तो वो दिल पक्का बच्चों ने किया, और दोनों बच्चों ने मेरे बहुत हिम्मत की। जाहिर है कि उन्होंने हिम्मत की तो आपको हिम्मत मिल गई। बिल्कुल, अगर वो कमज़ोर पड़ जाते तो शायद आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। लेकिन अल्लाह ताला आपके बच्चों की आपको और बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। आमीन। अच्छा, आजकल मैं देख रही हूँ मशहूर होना ज़्यादा आसान हो गया है। आज भी जो मेहनत कर रहे हैं, सीधा रास्ता चुनते हैं, वो बड़ी ही दुश्वारियों का शिकार होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अपने चैनल, आजकल तो सबके चैनल है माशाल्लाह, सब चैनल मालकान है इस पाकिस्तान में। तो ये होता है कि एक गाली बकनी है आपने, फिर वो ये नहीं सोचना कि आपकी ऑडियंस क्या है, कौन देख रहा है, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में, बच्चों के हाथ में भी है। बस गाली बकनी है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, वायरल। और वो जो मेहनत कर रहा है सच्चे दिल से कि नहीं मैं कोई अच्छी चीज़ बनाऊं, अच्छी चीज़ मेरे ऑडियंस, मेरे अवाम देखें, वो बेचारा कहीं छुप जाता है। या मैं कहूँ जो मेरे जैसी ख़वातीन घर में बैठकर ये काम कर रही हैं, एक पॉडकास्ट कर रही हैं कि चलें अब टाइम है, अब करते हैं काम, तो वो होता है कि उनको इतना वो होता है कि अरे चलें ठीक है देख लेंगे। लेकिन हाँ, गालियाँ बकना, जो जितना लुच्चा तो वो उतना उच्चा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये आपके 5-6 सवाल जमा हुआ है एक में। अब देखिए बात यह है कि पहली बात तो ये कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुख्तलिफ़ शक्लों में जब से दुनिया बनी है उस वक्त से आज तक हो रहा है, ठीक है ना। उसके शक्लें बदल गई हैं। आज सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहा है, पहले ये प्रिंट मीडिया के ज़रिए होता था, होता ज़रूर था, छुप के होता था, तादाद कम होती होगी, अब तादाद ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, और सहूलियात ज़्यादा हो गई, तो आराम से हर जगह पता चलता है कि अच्छा जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन देखिए बात यह है कि शोहरत तो हो रही है आजकल, लेकिन बड़ी शॉर्ट टर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी शॉर्ट टर्म शोहरत होती है कि 1-2 महीने के बाद उसको भूल जाते हैं आप कि इसने फलां इसकी चीज़ वायरल हुई थी। अब इस बेस पर हो रही है ना शोहरत के भाई एक चीज़ वायरल होगी, जब वो वायरल होने के हर वक्त तो वायरल नहीं रहेगी, हर वक्त तो वो डिस्कस में नहीं रहेगी, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, मतलब अल्टीमेट लेवल पे अब पहुंच रहा है भाई। कोई आदमी
अगर बरहना होके घूमने लगे, लोग देखेंगे उसको, एक दफ़ा देखेंगे फिर वापस मुंह मोड़ लेंगे। कितनी देर उसको, उसकी वो हरकत थोड़ी देर के लिए चौंका देगी ना, थोड़ी देर के लिए। लेकिन कोई अच्छा काम होगा, ठीक है ना, कोई अच्छी शक्ल होगी, कोई खुश लिबास आदमी होगा, किसी नंगे आदमी को बहुत देर तक नहीं देख सकता कोई अच्छे लिबास में होगा तो उसको देखता रहेगा। ये फ़र्क है, ठीक है ना। वो अपने आप को कायम रखेगा। आपका अच्छा काम, देखिए सोशल मीडिया क्या चीज़ है, बेलगाम घोड़ा तो सब बोलते हैं इसको, वो सही बोलते हैं। बेलगाम घोड़ा भी है, ये एक ओपन फोरम है, कोई भी इसमें आए, अपना टैलेंट शो करे, अच्छा लगेगा तो याद रहेगा, नहीं अच्छा होगा तो लोग भूल जाएंगे। अभी जैसे आपने शुरू में बात की प्रैंकस्टर्स की, कि वो आप ही के अल्फाज हैं कि वो फुटप्रिंट पे मेरे चल रहे हैं, चलिए थैंक यू वेरी मच, आप ऐसा समझती हैं तो। लेकिन देखिए वो मशहूर ज़रूर हो गए, लेकिन उनकी शोहरत का सिलसिला कहाँ से जुड़ रहा है? शोहरत का सिलसिला कहाँ से जोड़ रहा है? अपने बलबूते पे तो नहीं हुए ना मशहूर। भाई मेरी जितनी भी शोहरत हुई, जो भी है, कम ज़्यादा, अच्छी बुरी, वो मेरी अपनी शोहरत है, मेरे अपने बलबूते पर हुई है। या मुझसे पहले जितने लोगों ने भी काम किया और हमने किसी ना किसी लेवल पे उन लोगों से सीखा। मिसाल के तौर पे उमर शरीफ साहब से, मोइन अख्तर साहब से, इस्माइल तारा साहब से, ये जितने लोग थे इनसे सीखा। और सिर्फ मतलब ये तो कॉमेडी की उसके शोबे के लोग थे, जो कॉमेडी के शोबे के नहीं भी थे उनसे भी सीखना चाहिए कि यार ये काम अगर हो, वाह वाह कितना अच्छा कर रहे हैं, इसको इस तरह करना चाहिए। तो फिर आपकी इज्जत सारी ज़िंदगी कायम रहती है। वायरल होना तो वायरस होना है, बहुत खूब, ठीक है ना। बेहतरीन, वायरस एंटीबायोटिक मिलती है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, या उसकी एक मुद्दत होती है, ठीक है ना। तो ये वायरल होना क्या शोहरत, बहुत जल्द फिर उसकी जगह कोई और ले लेगा। एक चीज़ और भी हो गई है, फेसबुक से शुरू हुआ है सिलसिला। फेसबुक में ख़ानदान के 25 लोगों को ऐड कर लिया, ठीक। अब किसी दिन रेहान साहब ने फूलदार शर्ट पहन ली, ठीक है ना, तो सबने कहा भाई रेहान की तो शर्ट बड़ी अच्छी थी फूलदार, ब्लू कलर की, क्या रेहान उसमें अच्छे लग रहे थे, हीरो लग रहे थे। अब लोगों ने कमेंट्स कर दिए, किसी एक ने, बहन ने, फुप्पी ने, किसी ने फ़ोन करके हौसला अफजाई के लिए ऐसे ही बोल दिया। तो अब वो जो है रेहान साहब, वो कह रहे हैं यार उनको मज़ा लग गया शोहरत का, कि ये तो शोहरत क्या चीज़ है, लोगों की अटेंशन मिलती है ना जी। तो उन्होंने कहा यार ये तो अटेंशन मिलना शुरू हो गई। अब उन्होंने उससे बढ़ के कुछ और करने की कोशिश की। अब अगर उनमें टैलेंट होगा रेहान साहब में, तो वो तो बहुत अच्छा कर जाएंगे और वो फिर आगे मुसलसल करते रहेंगे। अब वो शर्टें बदल बदल के फुप्पी को कितनी दफ़ा दिखाएंगे समझ रहे हैं आप? इस तरह लोग ख़राब होना भी शुरू हो गए और फिर वो छोटी छोटी रील्स बना रहे हैं। अब मैं देखता हूँ ख़वातीन की, कभी कभार तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि गाँव वगैरह की, अब तो गाँव रहे नहीं जी, जी। वो जो ख़वातीन हैं किचन में, वो जिस लिबास में भी हैं मुनासिब नहीं है। फैमिली की अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं, इस तरह की फैमिली की वीडियोस डालते हैं, उससे तवज्जो लेते हैं, पैसे मिल जाते हैं अगर आप मोनेटाइज हो गए तो। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, इस पे आप थोड़ी सी तवज्जो दें ना। जो आपने अभी फुप्पी का जिक्र किया ना, ख़ानदान की जो फुप्पी हैं, आजकल इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि हर कोई चंद पैसों के लिए, पैसे सबकी ज़रूरत है, फुप्पी बना हुआ है फुप्पी भी बना हुआ है, फुप्पियों वाले काम भी कर रहा है कि अपनी अम्मा, बहन, जिसको डेली व्लॉगिंग का नाम दिया गया है कि बेटा तुम भी आ जाओ, बेटा तुम भी आ जाओ, आज अब्बा का हाथ टूट गया, आज अम्मा ने यूं कर दिया, आज अम्मा का सालन जल गया। ये क्या है? ये कंटेंट है? अपने पूरे घर को एक मर्तबान में डाल करके आप पेश कर रहे हैं, ये क्या कंटेंट है? देखिए उसका एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी फैमिली का एक फैमिली ग्रुप बनाएं, अपने ख़ानदान का, और ख़ानदान के जितने रिश्तेदारों को ऐड करना चाहते हैं उन्हें ऐड करें। उन्हें आप अपनी रोज़ की एक्टिविटी दिखानी है, वो आप दिखाएं कि भाई आज मैं इतने बजे दफ्तर से आया, या हमने आज ये बनाया है। ये आप पूरी दुनिया को क्यों दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी फैमिली की ख़वातीन को क्यों दिखा रहे हैं इस तरह? ये तो बेपर्दगी से भी ऊपर का लेवल है। नहीं हनी भाई, मेरा पूछने का मकसद है जिस तरह आपने अपने जो भी आपने काम किए छुप छुपा के, कैसा ये सब काम जो आपने किए, उसका ये मेरा पूछने का मकसद था, वो कंटेंट आप बनाते थे, मेहनत करते आज भी बनाते हैं, कंटेंट होता था कि उसमें आप दिमाग भी लगा रहे हैं, पूरा एक टीम वर्क होता था। या जब आपने अकेले भी शुरू किया तो उसके पीछे एक सोच थी कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। लेकिन अब तो कहते हैं अम्मा, अब्बा, चच्ची, ताई, अपने बेडरूम को अब हम इस तरह शेयर करते डेली व्लॉगिंग के नाम पर। मैं कह रहा हूँ ना कि देखें, अमेरिका से एक लत शुरू हुई थी। अब आपके सामने तो मुझे बोलना भी मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसलिए कि लोगों की नॉलेज में इजाफा हो, वहाँ पे मैगजीन्स आते थे और बड़े ही घटिया किस्म के मैगजीन भी अमेरिका में आते थे, और शायद अब भी आते होंगे।
तो जब मैं पहली दफ़ा 91 में, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं अमेरिका फर्स्ट टाइम गया था, वहाँ मैंने ये मैगज़ीन देखे, मैं हैरान हो गया। तो मैंने कहा यार ये क्यों? उन्होंने कहा नहीं, इस पर हैरान ना हो आप, मतलब इस तरह के इसके पढ़ने वाले भी हैं तो ये भी छपता है। लेकिन अब ये हो गया, ये जो आप बता रही हैं ना कि आप अपनी फैमिली की कोई किसी की अम्मी खाना पका रही हैं, बहन बीवी खाना पका रही है, तो वो उन्होंने टिकटॉक बना दिया है, वो बेचारी किस सुलिये में है, उसका लिबास उल्टा सीधा हुआ है, क्या है, मुनासिब नहीं है, आप उसको डाल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। लोगों को अभी ये सेंस, ये एहसास नहीं है, वो समझते हैं कि जो हम देख रहे हैं ना, तो हम ही देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है उसको। तो ये उसके बाद जब उनको रिस्पॉन्स भी मिलता है, फिर मोनेटाइज होने के पैसे मिलते हैं, तो फिर वो बिगड़ते ही चले जाते हैं। इसलिए अब आप देखें, पहले टीवी पर जो होता था ना, एक प्रोग्रामिंग जो होती थी, उसके स्लॉट्स होते थे। सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत से टीवी शुरू होता था। जब इवन प्राइवेट चैनल आए, उन्होंने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया। कुरान पाक की तिलावत, उसके बाद एक हमद, एक नात, उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम या कोई मैगजीन शो जो मालूमाती हो, वहाँ से शुरू होते थे। पहले मालूमाती चीज़ें, उसके बाद इंटरटेनमेंट शुरू होती थी। फिर एक छोटा सा कोई जो है ना बच्चों का सीरियल, लाइट मूड, छोटी उम्र के, ताकि हर उम्र के लोगों को कंटेंट मिले। उसके बाद 7 बजे एक ज़रा बड़ों का 7 बजे से शुरू होता था, और उसके बाद 7:30 बजे एक सिटकॉम शुरू होता था कोई भी। 8 बजे प्राइम टाइम का ड्रामा आता था, ठीक है। 9 बजे खबरनामा थोड़ी देर का आता था या कोई और शो, और उसके बाद 10 बजे कोई गेम शो वगैरह या ऐसी कोई चीज़ शुरू होती थी। अब आप देखिए, अब सिर्फ ड्रामा आता है, बाकी चीज़ें सब ख़त्म हो गई। आप ये ना समझें कि आपने एंटरटेनमेंट ख़त्म कर दी, आप तो पैसा कमा रहे हैं, नहीं, आप एजुकेशन ख़त्म कर रहे हैं। आप जो विजुअल उससे इफेक्ट से जो एजुकेट कर रहे होते थे छोटे बच्चों को, उससे बड़े बच्चों को, फैमिलीज़ को, वो लेवल ही ख़त्म हो गया, वो एजुकेशन ख़त्म हो गई। लेकिन जिस तरह आपने कहा तालीम, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तालीम की ज़रूरत रही नहीं है। तालीम भी अब एक तबके तक ही रह गई है। ये जो हमारे ख़ास तौर पे मिडिल या लोअर मिडिल है, मैंने इस तरह आपसे कहा ना कि जिसके पास मोबाइल है, अब वो अपने आप एक चैनल का मालिक बन गया है, और बहुत छोटी छोटी उम्र में बच्चे जो हैं अब ये काम कर रहे हैं। घर वालों को भी जब एक बच्चा छोटी उम्र में पैसे कमा करके दे रहा है, तो पैसे की जो कशिश है वो फिर और चीज़ों को पसे पुश डाल देती है कि ये तालीम आपकी है नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि मैं कमा रहा हूँ, मुझे पढ़ लिख कर भी तो कमाना ही है। तो अब तालीम पर तो उतना जोर अब हमारे चैनल्स भी नहीं दे रहे। अब हमारे ड्रामे देख लीजिए, पहले ड्रामों में इस्लाह होती थी, बताया जाता था कि एक है जी ये हीरो, वो कितने अच्छे काम करता है, और एक है विलन। अब ड्रामों में भी ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर देखें डायलॉग क्या हैं। अब जिस तरह आपको याद होगा, हमारे और आपके जो ड्रामे होते थे, शाहीन, आखिरी चट्टान, मैंने अभी वारिस, अर्ज किया ना कि किसी ना किसी तरह वो शौरी या लाशौरी तौर पर एजुकेट करते थे। यकीनन होता था। खत्म हो गया ना वो सब, है ना। और जिस तरह अब आप सिर्फ ड्रामा दिखा रहे हैं, सिर्फ ड्रामा दिखा रहे हैं, सास नंद बहू की लड़ाई, फुप्पी का झगड़ा, ये मसला वो मसला। अब आपने एक टॉपिक उठा लिया कि लोगों में आजकल बड़ा इन है जादू टोना, ये वो, तो आपने जादू टोने पे ड्रामा बना दिया। आप सिर्फ बेच रहे हैं। आप इसमें पहले ये होता था कि बेचते भी थे, कमर्शियल भी होता था, लेकिन एजुकेट भी करते थे। यानी अब रिश्तों की वो तकद्दुस मोहब्बतें खत्म हो गई हैं, क्योंकि हर रिश्ता एक विलन बन चुका है ड्रामों में। तो बिल्कुल फुप्पियों के ऊपर अब मीम्स बनते हैं। फुप्पियाँ हालांकि मतलब एक रिश्ता है, उसके ऊपर जो है बस अब खुशी होती है हमें, हमारे ज़ौक शौक अब इस तरह के हो गए कि कर दिया गया। हमारा मिजाज अब बन भी गया है नहीं भाई कि अब हम लोग शायद इस, आपने जिस तरह कहा ना, जो लोग देखते हैं तो वही लोग बना रहे हैं। अब मिजाज हमारा ऐसा बन गया है, उस वक्त तक जब तक कोई और स्टेप नहीं लेगा दोबारा से चेंज करना, अपनी ऑडियंस, अपने लोगों का माइंडसेट चेंज करें, फिर से वही काम करें कि अच्छा काम करें। बिल्कुल होगा। देखिए, आप जब एक कोई अच्छी चीज़ देते हैं ना, तो वो लोगों को क्लिक करती है जाके, और उसका फीडबैक आता है। इसका मतलब है कि अच्छाई पसंद करने वाले अभी जिंदा हैं। तो आप उनको देके तो देखें ना, आप अच्छा कंटेंट दें तो सही ना। बिल्कुल, मेहनत नहीं हो रही, बस छापा लग रहा है, एक होता ना छापा, बस वो छापा चल रहा है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया हनी भाई आपको इस इंडस्ट्री में? देखिए, मैं जो टीवी पर आया हूँ, मैं 91 में मेरा पहला प्ले आया है, और वो था उरूसा। बल्कि सॉरी, उरूसा पहले ऑन एयर हो गया था, पहला प्ले था मेरा बादब बामुलायजा होशियार,
जो अतर शाह खान जेदी साहब का लिखा हुआ था। जी। और हैदर इमाम रिजवी साहब उसके डायरेक्टर थे। और उसके बाद उसी 1-2 महीनों के अंदर मुझे कास्ट कर लिया उरूसा ड्रामा में, जो कि कासिम जलाली साहब डायरेक्टर थे और फातिमा सुरैया बजिया साहिबा का वो स्क्रिप्ट था। और बस उसके बाद चल सो चल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी किसी हीरोइन से मोहब्बत हुई आपको? हीरोइन मोहब्बत के बाद वो हीरोइन बननी चाहिए। मोहब्बत से पहले नहीं ऐसा होता है ना कि मतलब माशाल्लाह जिस फील्ड में आप हैं हर वक्त एक मेला लगा रहता है, जैसे कह लीजिए। तो होता है ना कभी कभी बंदा ना चाहते हुए भी लड़कियों का मेला लगा रहता है, जो वो झुरमुट होता ऐसा होता है कि लड़कियों का झुरमुट मेरे पास क्यों लगेगा, मैं इमली बेचता हूँ। क्यों रश होगा मेरे पास लड़कियों का। जब आप सेट पर होते हैं, आपकी कोई स्टार्स भी होती हैं, तो एक होता है ना कि यार ये वाकई बस मुझे बहुत पसंद आ गई। कभी ऐसा कोई वाकया? नहीं, कोई इस तरह का कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं। उसकी वजह यह है कि शायद मैंने काम को बहुत ज़्यादा तरजीह दी और काम से मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की और आज तक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा पैशन ही यही है। हाँ। मैंने कोशिश भी की कि यार थोड़ा सा दूर हो जाऊँ, लेकिन मेरी इंटरटेनमेंट, मेरा ओढ़ना बिछोना, मेरा काम, ये वो यही चीज़ है, मेरा काम है। और इससे इश्क है आपका काम। आप हाँ, ये कह सकते हैं, ये आपका जो काम है। बिल्कुल। अच्छा, एक लाहौर का चैनल है, मुझे चैनल को तो ऐसा नाम याद नहीं है, वहाँ एक लड़की प्रैंक करती है, उसका नाम है निम्रा। अच्छा, मैं उसको अक्सर ये देखती हूँ, लेकिन मैं बहैसियत एक औरत के या माँ के ये सोचती हूँ कि ये शायद इसको नहीं करना चाहिए। उसमें ऐसा करती है हनीफ भाई के बहुत सीरियस प्रैंक करती है। मुझे नहीं पता प्लांटेड होता है या नहीं होता, लेकिन देख करके मुझे खौफ सा आ जाता है कि यार अगर खुदा ना खास्ता किसी को नागवार गुजर गया तो वो फिर बाज़ ऐसे भी होते हैं जो लिहाज भी नहीं करते कि सामने फीमेल है। वाटर बलून मार देना किसी को चलते हुए। अच्छा। जी। देखिए, जब हमने ये शुरू किया था ना, तो उस वक्त मेरा टारगेट ये था कि भाई इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, किसी को आप खौफ ज़दा ना कर दें। उसमें हंसी की क्या बात है? मैं किसी के सामने पिस्तौल लेके चला जाऊं, वो डर जाए, इसमें प्रैंक वाली क्या बात हुई? बिल्कुल। मतलब प्रैंक से मुराद ये नहीं है कि आपने किसी को फूल बनाया, प्रैंक से मुराद ये भी होना चाहिए कि आप उसमें लाफ्टर क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। आप उसमें फन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। मतलब ये कि किसी को खौफजदा कर देंगे तो इसमें फन वाली बात कौन सी है? हाँ। भाई मैं क्या करता था, मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी बल्कि किसी चैनल पर कहा भी है शायद, मैं जब प्रैंक करता था ना तो थोड़ी सी कभी कभार मैं उसमें मिलावट करता था। कब? मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे एक प्रैंक किया, मैंने कहा कि ये देखिए आपका मोबाइल चोरी हो गया शायद, या आपने यूँ देखा, नहीं सीधा पड़ा, ख़त्म। अब जब मैं इसको ऑन एयर करूँगा, एक तो वो कंटेंट थोड़ा सा है, फिर उसमें हंसी वाली कौन सी बात है, तो अब उसमें मैं पहले ओरिजिनल कर लिया करता था, फिर मैं देखता था इसमें पोटेंशियल कितना है, फिर मैं उसके अंदर चीज़ें डालता था। मिसाल के तौर पे कि ये देखिए आपका मोबाइल उल्टा पड़ा है, अरे नहीं सॉरी ये आपका मोबाइल नहीं है, ये मेरा नहीं, तो मेरा कहाँ गया, ये मैं उनसे करवा दिया करता था। ओके। ताकि उसमें थोड़ा सा तो कोई उनसर पैदा हो ना हंसी का। तो ओरिजिनल और इसको प्लेअप को जब हम मिक्स करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। लोगों को पता ही नहीं है, ना कोई सोचता है, सबने ये मेरे वाले प्रैंक देखे हुए, ना पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी। वो एक सरदार जी थे, वो छुपा रुस्तम के नाम से करते थे वहाँ स्टार प्लस में। जी बिल्कुल। ठीक है ना। फिर वो एक साइरस वहाँ के बड़े अच्छे होस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले कॉपी किया था MTV बकरा के नाम से। बिल्कुल पूरा जो एक हफ्ते हम यहाँ करते थे, फिर वो वहाँ करते थे। पता चला जी कि यहाँ से रेम्बो सेंटर से पूरी कैसे की जो सीरीज थी ना, उसका पूरा बंच जाता था साउथ अफ्रीका। वो दुकानदार मुझे बताते थे, जब मैं अपने टेपे मंगवाता था खुद अपने रिकॉर्ड के लिए, तो वो कहते थे कि हनीफ भाई यहाँ से तो बहुत जाता है, इंडिया में बड़ी डिमांड है, वहाँ भेजते हैं, इधर भेजते हैं, तो कर रहे थे कॉपी। अच्छा, इंडिया में हमारे यहाँ के काफ़ी ऐसे कमेडियंस हैं जो गए वहाँ पर और वहाँ पे नाम भी कमाया और पैसे भी कमाए। अच्छा, वही कमेडियन हमारे जो पाकिस्तान में होते हैं, मेरा अक्सर ये सवाल रहता है, तो उन्हें हम परे ही रखते हैं, अपने प्रोग्राम्स चैनल्स वाले इतनी इज्जत अफजाई नहीं करते, पजीराई नहीं करते, लेकिन इंडिया यात्रा के बाद जब वो आ जाते हैं वो इतने अच्छे क्यों हो जाते हैं? नहीं, वो इंडिया यात्रा के, देखिए इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, उनकी मार्केट बड़ी है, उनका प्रमोशन बड़ा है, ज़ाहिर है मार्केट बड़ी है तो प्रमोशन भी बहुत बड़ा होगा। जब वो वहाँ पे बैठे होते हैं, शाहरुख बैठा है उनके शो में जी, तो वो शाहरुख की वजह से उसको बहुत पसंद करने लग जाते हैं कि अरे शाहरुख के सामने खड़ा था, अरे अक्षय कुमार के सामने, प्रीति जिंटा के सामने। एक्चुअली ग्लैमर उनका होता है, उसके रिफ्लेक्शन में इनको भी पसंद कर लिया जाता है। ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से
जो स्टैंड अप कॉमेडी या दूसरी कॉमेडी में पाकिस्तान का मयार है वो इंडिया का मयार नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। वहाँ बहुत छोटी छोटी और बड़ी अजीब बातों पे, और मुझे ये कहने में कोई यार महसूस नहीं होगा कि सम टाइम जो हमारे यहाँ चीप समझी जाती है वहाँ बड़ा एंजॉय करते हैं ऐसी बात। लेकिन जो वहाँ की भी अच्छी ऑडियंस है, फिर मैं ये कहूँगा कि जो वहाँ के सेंसिबल लोग हैं, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाले हैं, वो ख़राब चीज़ को वो भी नहीं पसंद करते होंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ आपकी प्रमोशन की, आपको एक्सपोज करने की एंगल्स के फ़र्क की ज़रूरत है। अच्छा एंगल होगा, अच्छे तरीके से आप प्रमोट होंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, जो उमर भाई का जो ड्रामा था, उमर शरीफ भाई का बकरा किस्तों पे, और वो कौन सा टेलीविजन चैनल पे आया था? किसी पे भी नहीं आया था। सिर्फ वो कैसेट जाती थी ना पूरी दुनिया में। कंटेंट अच्छा था तो सबको अच्छा लगा एक ही वक्त। अच्छी चीज पूरी दुनिया में एक ही वक्त में सबको अच्छी लगती है, ऐसे ही। बुरी चीज पूरी दुनिया में सबको एक ही वक्त में बुरी लगेगी। और अगर किसी को अच्छी लगी तो इसका मतलब वो आदमी खुद भी बुरा है, इसलिए उसको बुरी चीज बहुत अच्छी लगी है। तो मुझे तो अंदाजा नहीं था। मैं लाफ्टर चैलेंज के 2 एपिसोड में गया था और बड़ा उन्होंने बहुत पजीराई दी। शेखर सुमन साहब ने, उनका बहुत शुक्रिया। सिद्धू साहब ने, उनका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद वो मुझे फ़ोन करते रहे। लेकिन यहाँ आज टीवी पे मेरा प्रोग्राम चल रहा था, वो शो अंदर की बात राजा के साथ, जिसमें मैं एक फेक लेबॉर्ट्री लगाता हूँ और एक्सरेज वगैरह निकलते हैं। तो मैं जा नहीं सका कंटिन्यू, मैं यहाँ शो कर रहा था। तो मेरे शो में तो यहाँ सारे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ थे और ऑलमोस्ट सारे ही सियासतदान थे। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब जो नून लीग के थे, उनके साथ बड़े मज़े की बात हुई। मैंने कहा आपके नाम में झगड़ा क्यों है ये लिखा हुआ? कहने कि ये हमारे गांव का नाम है झगड़ा एक्चुअली। अच्छा। तो वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है इसके नाम के साथ हम झगड़ा लगा देते हैं। मैंने कहा तो फिर जब भी कोई बच्चा पैदा होता होगा तो लोग बोलते हैं कि भाई गाँव में फिर झगड़ा हो गया। तो वो इस तरह का लाइट मूड शो था। बहुत अप्रिशिएट हुआ। और मे बी के शायद मैं इसको रिपीट करूं इंशाल्लाह। ज़रूर, हमें इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा हनीफ भाई, ये बताइए कि हम अपने पाकिस्तान अपना कोई ऐसा हीरो क्यों नहीं बना पाती? मैं ये नहीं कहती कि शाहरुख या सलमान या आमिर या कोई भी वहाँ के आप हीरो का नाम ले लीजिए, आप जितना मर्जी उनसे प्यार कर लें, चाहे जितना गुडी गुडी खेल लें, उन्होंने फिल्म आपके अगेंस्ट ही बनानी है। कोई हमारा हैंडपम्प खींच लेता है तो हम तालियां बजाते हैं, और 2.5 किलो का हाथ होता है और पाकिस्तान होता है। हमारे ख़िलाफ़ ही फिल्में बनाकर हर खान, चाहे वो रोशन हो, खान हो या कोई और देवल फैमिली हो, अपना कद ऊंचा करते हैं। तो हमारे यहाँ से तो कभी जवाबी एक ड्रामा भी नहीं बना, लेकिन वो अपना कद ऊंचा जब ही करते हैं कि जब हम सबको मार देते हैं। उनके हिसाब से तो अब पाकिस्तान तो ख़त्म हो चुका है। तो हाँ देखिए, ये छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं जो फिल्में दिखा के पूरी करते हैं वो अपनी। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि ये उनकी हो सकता है कोई सियासी मजबूरी हो ऐसा बनाना। लेकिन बहरहाल मैं तो बहैसियत पाकिस्तानी के मैं इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा कोई मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करे या उसके लिए कोई ऐसी फिल्म बनाए। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं नहीं भाई कि अगर आज भी शाहरुख का सिर्फ शीन ही कोई कह दे ना, जैसे शाहरुख खान अक्सर क किरण कहते हैं, अभी वो सिर्फ कुछ कह ही दें, वो सामान पैक हो जाते हैं यहाँ तो कि शायद शाहरुख खान ने बस बुला ही लिया और फिल्म साइन हो गई है। इस कदर हमारे यहाँ के बच्चे इंतज़ार में हैं। और बच्चे तो नहीं, कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं कि जो गुजरते वक्त के साथ तैयार बैठी हैं। हाँ, इंडिया चले जाएं किसी तरह। मैंने एक क्लिप देखा कि हमारे यहाँ की बहुत इज्जत, नाम, शोहरत मिली उनको, बड़ा नाम है मायरा खान, बड़ा नाम है। तो उनका मैं क्लिप देख रही थी कि उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी जब उनको रईस फिल्म में साइन किया। तो जिस तरह वो बता रही थी कि जब मैंने अपनी अम्मा को बताया कि जी शाहरुख खान और ये, तो आप उनके एक्सप्रेशंस देखें कि वो ऐसा लग रहा था शाहरुख नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और क्लिप देखती हूँ कि जब वहाँ किसी से पूछा मायरा खान, तो उनकी एक मॉडल कहती है मायरा, कौन मायरा? चलिए, ये तो बहरहाल मार्केट का बड़ा फ़र्क है। मैंने आपको बताया उनकी मार्केट है 140 करोड़ लोगों की। हमारी मार्केट कितनी है? 23-25 करोड़। नहीं तो लेकिन हनी भाई, ये तो किसी को ट्रेंड सेट करना पड़ेगा ना कि फ़न है, आप एक फ़नकार हैं, आपके पास क्या दौलत है? फ़न। वहाँ आप किसी के अगर दिल दादा हैं, पसंद करते हैं, तो फ़न को पसंद करते हैं ना। शाहरुख खान की एक्टिंग, हम अपना कोई शाहरुख खान बनाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हमारा बनेगा कैसे? हम देखिए, बड़ा मीडियम जो है सबसे बड़ा आज भी और मेरे ख्याल से हमेशा रहेगा, वो फिल्म है, बड़ा पर्दा, ठीक है ना। अच्छा, फिल्म क्या होती है? फिल्म होती है लार्जर देन लाइफ।
आप थोड़ा सा उसमें फेक देखना चाहते हैं, आप असलियत हकीकत नहीं देखना चाहते जो आम जिंदगी में आप गुजार रहे हैं, वो ड्रामों में अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ तो सिनेमा ही ख़त्म कर दिए गए, सिनेमा ख़त्म हो गए, फिल्म ख़त्म हो गई, फिर हमने ड्रामों में 2-3 गाने डाल के उनको मूवी कह के वो दिखाया। तो इस तरह नहीं होता। वहाँ देखिए कि उन्होंने हो वहाँ भी नुकसान रहा है, उस तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं इंडिया में। लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया ना। ईद पर मेरे ख्याल में 1 या 2 फिल्में आई होंगी, वो भी बस गुजारे लायक। तो इसके लिए तो फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करें, उसके बाद आपका कोई शाहरुख खान पैदा होगा। नहीं फिर हमारे यहाँ भी अब हीरोइनों का वो हाल है जिस तरह एक ढोल का हाल होता है ना, हम पहले एक हीरोइन बनाते हैं, कोई भी ग्रुप एक हीरोइन को चुन लेता है, बस फिर वही नजर आएगी आपको हर जगह, ऐसा ही है। फिर एक ही आएगी, इतनी आएगी कि इंसान उकताहट का शिकार हो जाएगा। अच्छा, फिर उसको उस ढोल की तरह बजाया जाता है कि जो फट जाता है, ठीक है। फिर उनकी अब बारी ज़रा साइड में हो जाती है, तो फिर एक और मिल गई हमें, जिनके ऊपर तो तमगे ऐसे निछावर हुए हुए हैं कि बस वो जहाँ से गुजरती हैं बस एक तमगा उनके नाम हो जाता है, और कोई नहीं, वो एक ही हैं, महविश हयात। क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि तमगे बड़ी बात होती थी जिस वक्त हम देखते थे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज़ और तमगा, ये उसकी एक अहमियत होती थी। हर आम के पास एक तमगा है, तो आप ज़रा ये मुझे बताइए कि तमगा लेने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे पास 6 बिल्लियाँ हैं, वो अगर वक्त पे खाना खा लें, सब कुछ कर लें, तो क्या मैं उनको भी तमगा दे दूं? क्योंकि मेहनत तो नज़र नहीं आ रही, तमगा तो ऐसा हो रहा है आपको चाहिए आप ले लीजिए। नहीं, देखिए मेरा ख्याल ये है कि अदनान सिद्दीकी को जो तमगा इम्तियाज़ मिला है, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद अदनान को। अदनान आपको बहुत मुबारक हो। और मैं आपको कॉल करके मुबारकबाद देना भूल गया, एक दफ़ा की थी, आपका फ़ोन बंद आ रहा था। एनीवे बहुत मुबारक हो आपको। देखिए अदनान को मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे, और अदनान डिज़र्व करते थे, ठीक है ना। अभी आपने बताया था कि आपको बहुत पसंद है, बात ये नहीं है कि आपको पसंद है, उनका कंट्रीब्यूशन देखें ना। एक आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है और मुसलसल कर रहा है, तो फिर वोट तो डिज़र्व करता है। जहाँ तक आपने बात की कि कुछ आपके अल्फाज थे कि बहुत सारे लोगों को मिल गया, उस पर मैं अभी कोई राय नहीं देना चाहता। अच्छा, ये आपने जिस तरह बताया कि सितारा इम्तियाज़ मिला है, हाँ अदनान को, और महविश हयात को भी सितारा इम्तियाज़ मिला है, सितारा जुर्रत मिला है, ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये पता करना पड़ेगा कि जुर्रतमंदाना मिला होगा। और मैं समझती हूँ कि वैसे हम उम्मीद रखते हैं जब भी महविश हयात को देखते हैं कि इतने सारे सितारे उनमें लग रही हैं, हालांकि वो तो क्लेम करती हैं कि मैं खुद भी एक सितारा हूँ, कभी बोलती नहीं है कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए। ये तो हमारे हीरोज़ होते हैं ना, जिनको हम इतना ये प्राइड करवाते हैं कि आपको ये मेडल मिल रहा है, तो फिर इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन शायद उनके पास टाइम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको सितारा जुर्रत दे दिया गया है, क्योंकि जो उनके बिहाफ पे काम है। मेरा हो रहा है या महविश हयात का हो रहा है? मैं कह रही हूँ हनीफ भाई से ना, हनीफ भाई से मैं हर वो बात कर लूँ, क्योंकि हनीफ भाई बड़े खूबसूरत जवाब देंगे। तो मैंने कहा महविश हयात को भी जो तमगा मिला है उनको भी मुबारकबाद दे दी। नहीं, सबको मुबारक हो भाई, सब डिजर्व करते हैं, जिसको मिला, जो काम कर रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, फिर ये बताइए, आपको कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, कोई तमगा आपको मिला? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा कोई काम पसंद करता है, पसंद करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह करे पसंद करते रहें, मेरे लिए ये वैसे ही बहुत बड़ा अवार्ड है। लेकिन मैं किसी किस्म का किसी के लिए कोई कमेंट करता नहीं। जिसको भी मिलता है, मेरा दोस्त होता है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे दोस्त हैं हसन जहांगीर, बहुत हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, उनको सितारा इम्तियाज़ मिला, सबसे पहले मैंने कॉल करके मुबारकबाद दी। अपने साथ काम करने वाले लोगों को मिला, समझे मुझे भी मिल गया, तो खुश होना चाहिए। जब मुझे मिलना होगा मुझे भी मिल जाएगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। और ना भी मिले तो आपको कोई मलाल नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ ना कि मैं तो खुश रहता हूँ। ठीक है, आप अपने काम से, हाँ, मेरा अवार्ड जो है, जो प्यार करते हैं, मेरा अवार्ड तो वही रहेगा। जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, वही अवार्ड है ना एक्चुअली आपका। लेकिन हर इंसान चाहता है, बहरहाल मर्जी है देने वालों की। आमिर लियाकत मरहूम, उनसे आपका कितना ताल्लुक रहा? क्योंकि कुछ गेम शोज भी हमने ऐसे देखे कि जो शायद पहले आपने किए थे। कैसा है कि आमिर भाई ने भी थोड़ा आपको, ये बात मुझे मुनासिब लग नहीं रही अब, क्योंकि अब आमिर लियाकत साहब है नहीं दुनिया में। लेकिन मेरा जो कैसा प्रोग्राम था ना, ये प्रैंक शो कैंडिड कैमरा, कैसा में एक सेगमेंट हुआ करता था, उसका नाम था हल्ला गुल्ला। उसमें मैं सी व्यू पर जाकर, तारिक रोड पर, इधर उधर सरे राहे, मैं रैंडमली लोगों से सवाल करता था कि ऐसा करके दिखाएं।
ये जो गेम्स, इनके गेम शोज वगैरह में आपने देखे कि एक सेब एक डोरी के अंदर बंधा हुआ है और हाथ पीछे बांध के सेब खाएं, ये मैं उसमें करता था क्योंकि मैं रोड पर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे तो इतने अरेंजमेंट्स की मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, हो नहीं सकता था। तो ये इस तरह करता था। मिसाल के तौर पर केक रखा है, अब वो केक हाथ पीछे रखें और उसमें केक खाएं, ठीक है ना। अब वो इनाम जीतने के चक्कर में वो बंदा जब केक खाता था उसका हशर नशर हो जाया करता था, और वही बड़ी फनी, उसका जो लुक होता था वो बड़ा फन पैदा करता था। इस तरह के गेम्स में करता था। फिर किसी ने कहा कि भाई वो तो नीलाम घर होता था तारिक अजीज साहब का, तो मैं क्लियर कर दूं कि तारिक अजीज साहब का जो नीलाम घर होता था वो क्विज शो था, उसमें क्विज होते थे, ठीक है ना। एक आध गेम होता होगा। ये मैं जो कर रहा था ये टोटली गेम शो था। और इंडस चैनल के जो गजनफर अली साहब हैं, इन्होंने मुझे उस वक्त कहा था, ये आमिर लियाकत साहब का शो शुरू होने से पहले भी, कहने लगे कि हनीफ मैं तुमसे एक गेम शो यार मुझे कराना है, ऐसा ऐसे। तो बस वहाँ से बहुत सारे गेम्स। फिर देखिए जियो बड़ा चैनल था, उसने बहुत बड़ा सेटअप दिया उनको, तो वो चल हो गया। अच्छा हनीफ भाई, ये भी बताइए ना कि जिस तरीके से आप टीवी से भी वाबस्ता हैं, स्टेज से भी हैं, थिएटर से भी हैं, अच्छा आपका कोई पसंदीदा ऐसा कि जिसको आप कहते हैं मैंने इसको फॉलो किया, ये मेरा रोल मॉडल था, मुझे बहुत पसंद था, जिसमें हमारे कुछ अब तो मरहूम हो गए और कुछ अभी भी काम कर रहे हैं, ऐसा कोई पसंदीदा आपका? बिल्कुल, और बगैर इंस्पिरेशन के तो कोई आदमी आगे आता ही नहीं, ठीक है ना। वो कुछ ना कुछ माइंड में लेकर चलता है, उसके बाद फिर वो आगे जाके चेंज हो जाता है, कुछ अपने आप को दरियाफ्त करता है कि भाई मैं तो ये भी कर सकता था, मुझे पता ही नहीं थी ये बात, ठीक है ना। जब मैंने होश संभाला है प्रॉपर तरीके से, तो उस वक्त हमने मोइन भाई को ही देखा, मोइन अख्तर साहब को, फिर उमर भाई को देखा, उमर शरीफ साहब को, और इस दौरान 50-50 भी आता था। जब 50-50 आता था वो मेरे स्कूल डेज थे, ठीक है ना। तो वो उसमें एक उनका आइटम होता था माजी जहांगीर साहब का और इस्माइल तारा साहब का, नई डे हाड़ है वाड़ है, और क्या कह रहा है भाई, अजब कह रहे हैं भाई, ठीक है ना। वो हम स्कूल में करते थे कॉपी, और इवन जब वो ख़त्म हो जाता था ना शो, तो उसके बाद भी कॉपी करते थे महल्ले में बैठ के लड़के आपस में। तो ये सब लोग मिले जुले हम, मेरा इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जिस तरह बातचीत करता था, जिस तरह जवाब देता था, जो विट थी, तो लोगों ने कहा यार तुम्हारी जो विट है ना वो बड़ी फ्लो में है। और एक आर्टिस्ट बहुत मशहूर हैं, वो हैं उमर शरीफ, वो ड्रामा करते हैं आदमजी हॉल में, और उनके ड्रामे बड़े चलते हैं। मैंने देखा ही नहीं था कभी, एक दफ़ा मैंने जाके अपने दोस्तों के साथ वो ड्रामा देखा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल मुझे लगता है ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। तो ये कुदरती तौर पे फिर ऐसा हुआ कि जब मेरा कोई इरादा नहीं था कि कमर्शियली मैं इस फील्ड में आऊँ, प्रोफेशनली मुझे आना ही नहीं था। अच्छा। हाँ जी, मैं नहीं चाहता था, मैं तो स्केचेस वगैरह बना रहा होता था, तो मुझे मुसव्विर बनने का ही शौक़ था। लेकिन ये भी मेरा साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहा होता था। तो लोग, मेरे दोस्त वगैरह कहते थे यार तुम इसको किया करो। फिर वो मैंने 1-2 शोज़ में परफॉर्म किया, मेरे अंदर झिझक नहीं थी कोई, मेरे अंदर कोई घबराहट नहीं थी, ठीक है ना, कोई हेजिटेशन नहीं थी। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर लोगों ने मुझे प्रोफेशनली शोज़ में लेना शुरू कर दिया जब, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। फिर मुझे कुछ नहीं पता चला कि किस तरह मैं एक से दूसरा स्टेप और दूसरे से तीसरा स्टेप मैं चढ़ता ही चला गया, मंजिलें तय करता। अल्लाह ताला करा देता है। जी बिल्कुल, ये तो हकीकत है। बिल्कुल। क्या अब स्टेज पे वैसे ही काम हो रहा है कि जिस तरह जिस दौर में आप वो काम देखते थे, या नहीं इंस्पायर अब हो रहा है काम? नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा। अब तो साल में 1 या 2 दफ़ा ड्रामा होता है स्टेज पर, हालांकि बड़ा दिल करता है, लेकिन अब वो ड्रामे का मयार भी नहीं रहा, क्योंकि अब जिस तरह तवातिर से होता नहीं है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी नहीं है, वहाँ पे वो सहूलियात, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अब वो उस तरह मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने करना ही छोड़ दिया। अब मेरा जो ज़्यादा काम होता है वो होता है कॉर्पोरेट शोज़ का, जो ज़ाहिर टेलीविज़न पे नहीं आते या सोशल मीडिया पे नहीं आते, वो अपने उनकी मार्केटिंग के शोज़ होते हैं, उनकी कंपनीज़ के शोज़ होते हैं, तो उसमें स्टैंड अप कॉमेडी भी होती है और मेरी थ्रू आउट होस्टिंग भी होती है। वो माशाल्लाह मेरा बड़ा काम होता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने जिक्र किया आप स्केच करते हैं, तो कभी आपने कोई एग्जीबिशन या कहीं ऐसे आपके जो माशाल्लाह आप स्केच करते हैं, किस किस के किए स्केच? वैसे मैंने स्केच तो बहुत सारे किए, मैंने डाइजेस्ट में बाकायदा बनाया है, इमरान डाइजेस्ट में मैंने 6 महीने काम किया। मेरा तो मैंने कहा ना कि मैं करना नहीं चाह रहा था इसको प्रोफेशनली, शोबिज़ को, क्योंकि मैं जो लोगों के हालात सुनता था आर्टिस्टों के, ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है, मैं बहुत डरता था कि नहीं यार फिर कोई और काम करना चाहिए।
लेकिन जब मैं इसमें चलना शुरू हो गया तो पहला काम तो मैंने ये किया है कि भाई सबसे पहले अपना घर होना चाहिए, फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, ताकि आप अपना काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो पहला फोकस मेरा ये रहा और फिर मैंने काम करना मुस्तकिल शुरू कर दिया। और मैं स्केचेस बना रहा था इमरान डाइजेस्ट में, और मैं अपने स्केचेस आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, और ये पहली दफ़ा होगा, मैंने कभी शेयर नहीं किए हैं, वो स्केचेस शेयर करूँगा। और आपका सवाल ये था कि एग्जीबिशन कभी हुई, तो मेरे दोस्त हैं मेहताब अली, वो खुद बहुत अच्छे मुसव्विर हैं। तो वो मेरे पीछे बहुत अरसे से पड़े हुए हैं कि यार अपनी कोई एग्जीबिशन करो, कोई पेंटिंग वगैरह करो, कुछ अपना जो है ना काम तुम कलेक्ट करो या नया क्रिएट करो, टाइम ही नहीं मिलता। फिर अभी मंसूर ज़ुबैरी साहब एक और मुसव्विर हैं, हमारे पाकिस्तान का बड़ा नाम है। अभी मंसूर भाई का कुछ अरसे पहले फ़ोन आया था, तो उनको अभी किसी ने बताया कि भाई हनीफ राजा खुद बहुत अच्छी पेंटिंग और वो लाइन वर्क करते हैं, पेन एंड इंक वर्क। तो उन्होंने फ़ोन किया कि यार मैंने ये सुना है। मैंने कहा तो इसमें खौफनाक बात कौन सी है? तो कहने नहीं मेरा मतलब है कि मुझे तो बड़ी खुशगवार हैरत हुई है। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे अपने स्केचेस भेजे, तो बहुत हैरान हुए, और उन्होंने लिखा कि भाई मुझे तुम्हारे काम की पुख्तगी का इतना अंदाज़ा नहीं था। तो फिर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। देखिए अब जिस तरह लोगों को पता चलता जा रहा है, मैंने ताबिश हाशमी के शो में जिक्र किया, तो फिर मेरे पास बड़ी लोगों की कॉल रही, अच्छा यार हनीफ आप ये भी करते हो। जिन लोगों को पता था उन्होंने कहा यार तुमने बड़ा लेट लोगों को बताया। मैंने इसलिए नहीं बताया ज़्यादा या फोकस नहीं किया, ये मेरा शौक़ है, आज भी करता हूँ मैं, जब टाइम मिलता है, बहुत थोड़ा सा हो पाता है। लेकिन देखिए आप अपना एक इमेज जो कैरी कर रहे होते हैं ना, उसके साथ अगर आप दूसरा इमेज इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका इमेज जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअली आप हैं क्या करते हैं। ठीक है ना। तो मेरा जो मेन फोकस है वो मेरी एक्टिंग है, मेरी कॉमेडी है, मेरी प्रोडक्शंस हैं, तो इसी को मैं फोकस करना चाहता हूँ, वो मेरा शौक़ है। उसको अगर मैं अपने इस प्रोफेशन पे हावी करूँगा, डोमिनेट करने की कोशिश करूँगा, तो दोनों ख़राब हो जाएंगे। आपने इमरान डाइजेस्ट का जिक्र किया, तो आप यकीन करें कि सारे जो वर्क हैं वो मेरी आंखों में आ गए। जो खूबसूरत दोशीज़ा, उसके घने बाल, मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं वो दोशीज़ाएं इस कदर हसीन कि हम कहते थे कि ये वाकई ऐसा भी होता है। तो यकीनन उसके पीछे आप थे, आज मुझे पता चला है। पहले कहानी पढ़ते थे हम, कहानी का वन लाइनर पढ़ते थे कि उसमें ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। उसके बाद स्केच बनाना शुरू करते थे। वो रेफरेंस निकालते थे कि इसमें यार ये बंदा सूट कर रहा है। कास्टिंग होती है ना जैसे ड्रामे की, ऐसे हम स्केच के लिए कास्टिंग करते थे कि यार ये बंदा इसमें होना चाहिए, ये आदमी इस तरह का हो, ये कैरेक्टर लगता है। लेकिन भाई आप इस कदर खूबसूरत बना देते थे ना कि बंदा कहता था यार इतनी हसीन इतनी हसीन, यानी उसके बाल भी इतने घने, और माशाल्लाह आपकी मतलब आपके हाथ की जो अल्लाह ताला ने आपको एक, ये भी एक फन है ना, अल्लाह आप फन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप फनकार हैं, तो फन ही है आपके पास। देखिए ये शौक होता है। आपको अगर शायरी का शौक है, ठीक है ना, आप करती कुछ और हैं और शायरी आप कर रहे हैं, करती रहें, इससे तो बड़ा अच्छा लगता है, आदमी जिंदा रहता है और ताज़ा दम रहता है। तो अपना काम जो भी करना है वो करते रहें शौक के साथ। तो ये शौक भी आप जारी रखेंगे स्केच का, और जो आपका जो अपना ज़ाती एक इश्क है आपका काम, आपके ये तो बहुत ज़रूरी जो क्रिएशन स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने की। मैंने एक चांस का सवाल है एक सीरियल पीटीवी के लिए लिखा, फहमीदा नसरीन साहिबा मरहूमा, उन्होंने, जो कि निदा यासिर की वालदा हैं, जी मरहूमा, ठीक है ना, उन्होंने डायरेक्ट किया था। काजिम पाशा साहब हमारे उस्तादों में से हैं, उनकी वाइफ जो कि निदा के वालिद हैं, जी, ठीक है ना, तो उन्होंने डायरेक्ट किया था। फिर एक और सीरियल था एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के लिए, साला सिस्टर और मिनिस्टर, वो मैंने लिखा और उसमें मैंने खुद एक्ट भी किया। उसमें एक चांस का सवाल है में भी मैंने एक्ट किया, और एक मुन्ना टेंशन मैंने एयरवाई के लिए टेलीफिल्म लिखी थी। अच्छा, हाँ वो भी बहुत अच्छी थी। नाम बड़े खूबसूरत होते हैं आपके वैसे ही जो जब देखेंगे जब, लेकिन वो नाम इतने कैची और इतने मजेदार, वो अट्रैक्ट करेंगे तो आप देखना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा कोई रिग्रेट होता है कि काश मैं ये ना करता, काश ये ना होता, कोई अपने काम से? नहीं, ऐसा कोई बड़ा रिग्रेट नहीं है। छोटी मोटी तो हिमाकतें, गलतियाँ हर इंसान करता है और करना भी चाहिए, ठीक है ना। गलतियों से क्योंकि सीखने का मौका मिलता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बड़ी गलती हो जिस पे हम इतना रिग्रेट करें कि यार ये क्यों मैंने कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा अल्लाह की। अच्छा नहीं भाई, बस जाते जाते एक सवाल और पूछूंगी। जिस तरह हमने अपनी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये पूछा कि वल्गैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है
स्टेज पर अपनी फैमिलीज़ को लेकर जाते थे वो भी दौर था, लेकिन अब जो कुछ स्टेज पर हो रहा है ड्रामे के नाम पर, उसको आप क्या किस तरह देखते हैं और क्या कहते हैं कि ये क्यों, क्या ज़रूरत पेश आई कि स्टेज का बिल्कुल नक्शा ही बदल गया? ये तो कोई भी नहीं समझ पाया है। हालांकि देखिए सबसे ज़्यादा स्टेज ड्रामा लाहौर में हुआ करता था। सही। मैंने अमानुल्लाह साहब के ड्रामे देखे हैं और वो ऐसे ड्रामे होते थे कि ना उसमें डांस, ना उसमें कोई फजूल बात, पूरी स्टोरी होती थी। फिर कराची में, पाकिस्तान में 2 ही जगह बहुत ड्रामे हुए ना, लाहौर में और कराची में। फिर कराची में उमर भाई का ड्रामा हुआ करता था, ठीक है ना, तो उसी को देख के तो शौक हुआ कि यार हम भी स्टेज ड्रामा करें। तो उस ड्रामे में आप उठा लें उमर शरीफ भाई का ड्रामा, बकरा किस्तों पे, बुड्ढा घर पे है, या जो भी ड्रामा, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है कहीं पर नहीं। और सुपर हिट है, और सुपर इसीलिए सुपर हिट है। आज वल्गैरिटी करके कहाँ सुपर हिट है, गालियाँ खा रहे हैं सब। और सबसे ज़्यादा बेहूदगी अब लाहौर के ड्रामों में हो रही है। उसमें एक्टर का, कॉमेडियन का तो कोई रोल है ही नहीं, उसमें डांस हैं और आप खातून है, आपके सामने क्या मैं डिस्कस करूं, इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि हम उसका तस्करा भी नहीं कर सकते। अब कराची में बहुत थोड़ा सा स्टेज है, पता नहीं क्या हो गया। हालांकि स्टेज ड्रामा अच्छे तरीके से हो, जैसे फिल्म के इन्वेस्टर्स आते थे, स्टेज ड्रामे के इन्वेस्टर्स आए, प्रॉपर ड्रामा करे, बड़ा बड़ा ड्रामा हो, लंबा 15 दिन का स्पेल हो, उसकी मार्केटिंग की जाए, लोगों को कन्विंस करें कि आप आएँ, आपके जहन में जो इमेज है वो स्टेज ड्रामा नहीं होता, और उनको अच्छा ड्रामा दिखाएं, तो वो क्यों नहीं देखेंगे? एंटरटेनमेंट है ही नहीं। घर पे आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेज़ोन देखते हैं, आप दूसरी चीज़ें देख रहे होते हैं, यूट्यूब में लगे होते हैं। इसकी भी तो एक लिमिट है ना, दिल भर जाएगा। जो लाइव परफॉर्मेंस की, फिर आप बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं बाहर, आइसक्रीम खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, आउटिंग भी होती है ना, माइंड चेंज होते हैं, लाइव शो देखते हैं, अच्छा लगता है। जब आप लोगों को कन्विंस करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, अच्छा ड्रामा होगा तो लोग ज़रूर देखने आएंगे। और अगर अच्छा स्टेज ड्रामा हुआ तो ये मेरा वादा है कि मैं दोबारा से करूँगा। इंशाल्लाह, हमें इंतज़ार रहेगा। बस लास्ट मेरा सवाल है, मेरे पास आए थे वली शेख साहब, तो उनका कहना था, गिला कह लीजिए या उनका एक शिकवा ये भी था कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो स्टेज आर्टिस्ट को फ़नकार ही नहीं समझती। ये उनका एक गिला था कि हमें तो वो फ़नकार ही नहीं समझते। अच्छा, दूसरा ही सवाल इसके साथ ले लीजिए। मैं भी ये देखती हूँ, नोटिस करती हूँ कि 2 क्लास नज़र आती है मुझे, आपकी ड्रामा इंडस्ट्री की क्लास और जो आपके स्टेज के जो आर्टिस्ट हैं, जिसमें जिनका आपने नाम लिया, उसमें कुछ मरहूमीन हो गए और कुछ अभी हयात हैं। तो मैं देखती हूँ कि मैं अक्सर ये कहती हूँ कि इनकी खुशियाँ, इनके गम अलग नज़र आते हैं। मतलब अगर सिकंदर सनम का इंतकाल हुआ तो मैंने वहाँ किसी बड़े को नहीं देखा या किसी, नहीं, दोनों बातें गलत है। अच्छा, जो वली शेख कह रहे हैं वो भी गलत है, जो आप कह रही हैं वो भी गलत है। अच्छा, मैं इत्तेफाक नहीं करता, माजरत के साथ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो वली शेख का अपना ज़ाती ओपिनियन हो सकता है, वो उन्हें लगता है ऐसा। अगर ऐसा होता तो ना मोइन अख्तर कोई बड़े अदाकार बनते, कॉमेडियन बनते, होस्ट बनते, दुनिया में जाने माने जाते, ना उमर शरीफ साहब बनते। ये दोनों हजरात जो हैं वो स्टेज से ही आए हैं, स्टेज ड्रामे से ही आए हैं। अच्छा। स्टेज ड्रामा ही किया इन्होंने। अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद मैं किसी और का तो नाम नहीं लेना चाहता कि कोई बुरा ना माने, मैं अपनी मिसाल दूंगा। मैंने स्टेज ड्रामे से पहले स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू किया, फिर मैं स्टेज ड्रामे की तरफ चला गया। मुझे स्टेज ड्रामे में देखने के बाद हैदर इमाम रिजवी साहब ने बादा बा मुलायजा होशियार में खुद कॉल किया। मैं नहीं गया टीवी कि मैं टीवी पे वो जो लोग स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं ना, हम धक्के खा रहे थे, चप्पलें टूट गई, घिस दी, जूते घिस दी, कुछ नहीं हुआ। इज्जत के साथ उन्होंने घर पे मुझे फ़ोन किया, बुलाया, मैं चला गया, काम किया। उसके बाद दूसरा प्ले मिल गया, फिर तीसरा मिल गया। आप अपने लिए देखिए, अपने आप को आप क्राफ्ट भी तो करें ना। आप जिस मीडियम में जा रहे हैं उस मीडियम में ढालें भी तो सही ना अपने आप को। सिर्फ शिकवा ना कर दें कि ऐसा नहीं होता या वो इज्जत नहीं करता, नहीं। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू किया, स्टेज ड्रामे में गया, टीवी पे मुझे खुद बुलाया गया, फिर होस्टिंग के लिए मुझे लिया गया। जिस तरह मुझे अगली मंजिल का मौका मिला, मैंने उस मंजिल का माहौल देख के उसकी तरह अपने आप को ढाला। कमियां थी उसको ख़त्म किया, ठीक है ना, और इम्प्रूव करते करते फिर आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो ये गिला करना कि ऐसा है। फिर दूसरा सवाल आपका कि आपने सिकंदर सनम की डेथ पे देखा कि कोई बड़ा नहीं, इसमें शिकवे वाली कोई बात नहीं है। मैं भी सिकंदर की जब डेथ हुई, मैं उनकी तदफीन में गया था सिकंदर की, और हम कब्रिस्तान भी गए थे, कोरंगी कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई है। तो क्योंकि सिकंदर के साथ उन्होंने मेरे साथ, हमने बहुत काम किया स्टेज ड्रामे में। लेकिन मैंने जितने स्टेज ड्रामा में काम किया उतनी वीडियोस नहीं बनी उसकी।
तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं है। हाँ। ठीक है ना। वो देखिए तदफीन वगैरह में वो लोग आते हैं ख़ास तौर पर जो आपके हलके के लोग होते हैं। उसका जो डोमेन था ना सिकंदर सनम का, या उसका टारगेट, उसका टीवी टारगेट था ही नहीं। ओके। ठीक है ना। और वो बहुत कंफर्टेबल, जो मुझे लगता है वो बहुत कंफर्टेबल फील करता था स्टेज ड्रामे में काम करके, और वही उसकी सराउंडिंग थी। हाँ। तो जो सराउंडिंग थी वो वहाँ मौजूद थी। चले आज कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। हाँ। उनका शिकवा अपनी जगह नहीं, वो उसको हाँ, फील किया होगा, बिल्कुल उनकी जाहिर सी बात है। शिकवे तो बनते हैं जब एक आप, लेकिन ये बात सबके ऊपर लागू करना ठीक नहीं। हो सकता है उनको किसी एक से हो, लेकिन एक गुस्सा आ गया हो सकता है। हनीफ भाई वो गंजा है ना, असल में सूरज डायरेक्ट पड़ता है उसके सर पे, वो तो दिमाग गर्म हो जाता है। जी वो कहते हैं कि वो तो बाल तो कहते हैं मेरे बहुत हैं, हाँ। पर स्टाइल ये रखा हुआ है, बाल उनके बहुत हैं। ये वली शेख की बात, जी वली शेख भाई की बात कर रही हूँ। जी माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। हनीफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बुलाया, इतनी अच्छी चाय पिलाई, इतनी मोहब्बत का इजहार किया। आप यकीन करें कि मैं सच बता रही हूँ कि मैं थोड़ी नर्वस थी। किस बात पे? माशाल्लाह आपके सामने बोलना, अरे नहीं, वो होता है, लेकिन मुझे पता है कि आप तलवार लेके बैठा हूँ। नहीं तलवार नहीं, आपके अल्फाज का चुनाव मैंने कोशिश तो की कि मैं आपसे अच्छी खुलकर बातें करूँ, सवालात करूँ, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। अब आप तारीफ सुनना ही चाहती है तो बस कर ही दीजिए। बहुत अच्छा किया आपने, और बहुत मुनासिब और बड़े अच्छे, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, और मैं आपको दुआ ही दूंगा, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, एंड कीप इट अप। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी बोलते हैं। बिल्कुल, इनके चैनल को भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, शेयर करें। हाँ, शेयर करें इनके चैनल को। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग ये नहीं बोल रहे हैं उनके चैनल ज़्यादा शेयर होते हैं। मैं अक्सर भूल जाती हूं। अब लोग चिढ़ के नहीं करते। मैं अक्सर भूल जाती हूं। हाँ, बोले नहीं, कंटेंट अच्छा हुआ, खुद ही लोग शेयर करें। मेरी कोशिश है कि अच्छे लोगों से और अच्छी बात कर सकूं। हाँ, यहाँ एक मैसेज मैं देना चाहूँगा आपके चैनल के हवाले से। लोग पूछते रहते हैं, मैसेज करते हैं उस पर, मैसेंजर पे भी, कि आपके प्रैंक्स, आपके शोज़ कहाँ देखें। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पे आप जाएं, हनीफ राजा टाइप करें, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पेज पर भी मेरा चैनल और पेज आ जाएगा। उसमें सारे जहाँ की चीज़ें, पुरानी भी और जो अब हो रहा है, जो अब कर रहा हूँ लेटेस्ट, सब कुछ उस पर मौजूद है, वो देखिए इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन नहीं, वही बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो अभी रह गए। 1-1.25 घंटा हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आपसे भी और बातें करनी है, लेकिन हमारी आपसे दूसरी मुलाकात इंशाल्लाह ज़रूर होगी, और बातें करेंगे, ताकि आपसे और कुछ पूछेंगे और सीखेंगे आपसे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत इज़्ज़त दे, और आपके घर में जो खुशी आई है आपकी बहू की सूरत में, उससे आपका गुलिस्तान एक बाख्तियार हो, और खुश रहें आप और आपके बच्चे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ये थे हनीफ राजा। जिस तरह मैंने आपसे कहा था ना, राजा, हर कोई राजा नहीं होता, ये वाकई अपने काम के राजा हैं, दिलों के राजा हैं, हंसने हंसाने पे यकीन करते हैं, किसी से कोई गिला शिकवा किया नहीं, किसी से कोई शिकायत भी नहीं की। मैंने बड़ी कोशिश की कि हनीफ भाई शायद किसी को कुछ आज कह ही दें, उन्होंने कहा नहीं, मेरा नहीं बनता, मैं नहीं कहता। ये बड़े इंसान की निशानी है, और आज भी वो उनको क्रेडिट देते हैं जिन्होंने उनके साथ उस वक्त प्रैंक में हिस्सा लिया, काम किया, आज भी उनको क्रेडिट देते हैं। ये इनकी तरबियत और इनका बड़ापन है। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगी उन लोगों से जो नया प्रैंक तो कर रहे हैं, लेकिन जिसका जो काम है और जिसको आप फॉलो करते हैं, उसको ज़रूर उसका क्रेडिट दें। आपका कद ऊंचा होगा, छोटा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगी, और मेरे चैनल को, वो तो हनीफ भाई से मैंने आज कहलवा दिया, तो मैं नहीं कहूँगी, फिर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।